यहाँ हॉस्पिटल में निधि को नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। आहान की हिम्मत नहीं थी कि वो निधि से सामना करे, इसलिए वह बाहर ही बैठा हुआ था। अंश ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, इस वक्त भाभी को तुम्हारी जरूरत है आहान। तुम उसके पास जाओ, तुमने अकेले अपना बच्चा नहीं खाया है, वो भी है जिन्होंने अपना बच्चा खोया है। ऐसे में तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। तो पता है ये काम आसान नहीं है, लेकिन तुम्हें भी पता है तुम कौन हो, तुम ऐसे हार नहीं सकते। आहान ने अपना सर हिलाया और वहां से उठ गया। वो धीरे कदम लेकर वार्ड के अंदर जा रहा था। तभी उसका फोन रिंग होने लगा, जिसे देख उसने फोन को उठाकर कान पर लगा दिया। तो दूसरी तरफ से रॉकी की आवाज उसे सुनाई दी। रॉकी बहुत सीरियस टोन में उसे कुछ कह रहा था, जिसे सुनते ही आहान के हाथों की मुट्ठियां बनती जा रही थी और अंश उसे देखे जा रहा था, क्योंकि उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे आज गुस्से में वो सबको मार ही देगा। आहान ने अपने दांत पीसते हुए कहा, मैं देख लूंगा। इतना कहकर उसने फोन कट कर दिया। अंश ने उसे हैरानी से देखा तो आहान ने उसे देखते हुए कहा, निधि को लेकर मेंशन जाओ और उसे अपने माँ बाप के साथ नैनीताल भेज दो, क्योंकि मैं कुछ काम से जा रहा हूँ और मैं जल्दी नहीं आऊंगा। वहां पर रहेगी तो अपने आप को शायद संभाल लेगी। मेरा जाना जरूरी है अंश, नहीं तो मैं कभी नहीं जाता। इस वक्त पर तुम मुझे मत रोको। इतना कहकर आहान तेज कम लेकर अस्पताल के बाहर चला गया। अंश ने हैरानी से उसे जाते हुए देख रहा था, लेकिन वह कुछ बोलता इससे पहले ही आहान वहां से जा चुका था। यहाँ वार्ड के अंदर निधि बेड पर लेटी हुई थी। तभी वहां पर अंश आया और उसे देखते हुए बोला, भाभी हमें मेंशन जाना है। निधि ने अपने धीमे में आवाज में कहा, आहान कहाँ है? निधि की बात सुनकर अंश एक पल के लिए हैरान रह गया, लेकिन जल्द ही उसने खुद को संभालते हुए कहा, आहान कुछ जरूरी काम से बाहर गया है, वह जल्दी मेंशन पहुंच जाएगा। निधि ने अपना सर हाँ में हिलाया और धीरे धीरे बेड से उठने लगी। उसे ऐसे देख अंश ने उसे सहारा दिया और बेड से उठने में मदद कर दी। फिर उसे लेकर वो मेंशन की तरफ चला गया। यहाँ आहान तेजी से गाड़ी भागते हुए कहीं पर जा रहा था। उसके चेहरे पर बेशुमार गुस्सा था और वो गुस्से के कारण गुर्रा रहा था। यहाँ दूसरी तरफ अंश निधि को लेकर मेंशन पहुंच गया था। सब लोग निधि को देख एकदम से हैरान रह गए थे, क्योंकि उनके जाने के बाद कोई भी सोया नहीं था, बस आर्या सो रही थी। नैना जी ने उसे देखते हुए कहा, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई और आहान कहाँ पर है? अंश ने गहरी सांस ली और सबको देखते हुए उसने सब कुछ बता दिया, जो उनके साथ हुआ था। अंश की बात सुनकर निधि रोने लगी। वही सब लोग निधि की हालत देख दुखी हो रहे थे। राखी जी ने उसे सीने से लगाते हुए कहा, चुप कर जा मेरी बच्ची, कभी कभी हो जाता है, कोई बात नहीं, भुला दे इस बात को। निधि उन्हें कसकर पकड़ते हुए जोर जोर से रोने लगी और बोली, माँ मेरा बच्चा। अंश ने निधि को देखा और राखी जी से बोला, आंटी आप भाभी को लेकर नैनीताल चली जाए, आहान कुछ काम से बाहर गया है, वो शायद कुछ दिन मेंशन नहीं लौटेगा, इसलिए उसने कहा है कि आप निधि भाभी का अच्छे से ध्यान रखें। अंश की बात सुनकर निशांत ने अपने हाथों की मुट्ठियां बनाई और गुस्से से बोला, मेरे बहन से बढ़कर उसे अपना काम है, कैसा आदमी है, उसे इस हालत में वह अकेला कैसे छोड़ सकता है? अंश ने उसे कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसके पास कहने के लिए कुछ शब्द ही नहीं थे। ईशा उसे ही देख रही थी, जिसे देख अंश उसे देखते हुए बोला, हम भी यहाँ से जा रहे हैं। नैना जी ने उसे देखते हुए कहा, क्या बात है अंश? अंश ने अपना सर नामे हिलाते हुए कहा, कुछ नहीं माँ, बस हमें जाना है। नैना जी ने उसे और फोर्स नहीं किया, जिसे देख अंश ईशा को लेकर वहां से चला गया। उनके जाने के बाद पलक और रोनित भी वहां से चले गए। अब पूरा घर खाली हो गया था, क्योंकि निशांत भी गुस्से से निधि और उसके फैमिली को लेकर वहां से चला गया था। इस वक्त ओजस भी गुस्से में था। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि आहान ने उसके बहन को इस हालत में अकेला छोड़ दिया है। लेकिन निधि खुश नहीं थी, वो वहां से जाना नहीं चाहती थी। उसने जाने से मना भी कर दिया था, लेकिन निशांत ने उसकी एक नहीं सुनी थी। सबके जाने के बाद नैना जी ने मायूस होकर कहा, ये सब क्या हो गया? कुलदीप जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, जैसे आहान वापस लौटेगा हम उससे बात करेंगे। कोई तो बात होगी, वरना वह निधि को छोड़कर ऐसे अकेला कभी नहीं जाएगा। तुम्हें भी पता है वो निधि से कितना प्यार करता है, कुछ तो जरूरी बात होगी। कुलदीप जी की बात सुनकर नैना जी कुछ नहीं बोली और अपनी जगह से उठकर कमरे में चली गई। आदित्य ने भी आर्या को गोद में उठा लिया और परी के साथ कमरे में चला गया। उसने परी को देखते हुए कहा, हम सुबह ही शिमला के लिए निकल रहे हैं।
परी ने उसे एक नज़र देखा और कुछ बोलने वाली थी कि आदित्य ने उसे रोकते हुए कहा, मेरा डिसीजन हो गया है और मैंने पहले भी तुम्हें इस बारे में बता दिया था, इसलिए अब इस बारे में कोई भी बात नहीं होगी। आदित्य की सख्त आवाज सुनकर परी कुछ बोल नहीं पाए और चुपचाप बेड पर लेट गई। आदित्य यहां से वहां करवट बदल रहा था पर उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे ऐसे देख परी परेशान होते हुए बोली, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आदित्य ने हाँ कहा और अपनी आंखें बंद कर दी, जिसे देख परी ने भी अपनी आंखें बंद कर दी। अगली सुबह आदित्य आर्या को गोद में लेकर परी के साथ सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। नैना जी, कुलदीप जी और दादाजी वही हॉल में बैठे हुए थे। जब उन्होंने आदित्य और परी को नीचे आते हुए देखा तो उन्हें ऐसे तैयार देख नैना जी बोली, तुम दोनों कहीं पर जा रहे हो? आदित्य ने अपना सर हिलाते हुए कहा, हाँ माँ, मुझे जरूरी काम से शिमला जाना पड़ रहा है और पता नहीं कितना टाइम लगेगा, इसलिए मैं परी और प्रिंसेस को साथ लेकर जा रहा हूँ। नैना जी उसकी बात सुनकर रोते हुए बोली, अब सब चले जाएंगे, फिर इस घर में क्या रहेगा? आदित्य ने अपना सर झुकाते हुए कहा, मेरा जाना जरूरी है मोम। मैं आपको पहले ही बताने वाला था, लेकिन सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हुआ कि बताने का वक्त ही नहीं मिला। नैना जी ने उसे देखते हुए कहा, जाना इतना जरूरी है? आदित्य ने अपना सर हिलाते हुए कहा, हाँ, मेरा जाना बहुत जरूरी है। कुछ डील को लेकर प्रॉब्लम हो रही है और टेंडर भी लगातार हाथ से निकलते जा रहे हैं। सतीश से काम संभाला नहीं जा रहा है, इसलिए मुझे खुद जाना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर नैना जी कुछ बोल नहीं पाए। दादाजी अपनी जगह से उठ गए और कमरे में चले गए। कुलदीप जी उसे देखते हुए बोले, ठीक है, फोन करते रहना और दोनों का ख्याल रखना। आदित्य ने हाँ कहा और वो भी मेंशन से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद नैना जी ने कुलदीप जी को पकड़ा और वह जोर जोर से रोने लगी। कुलदीप जी ने उन्हें संभालते हुए कहा, खुद को संभालो नैना, ऐसे रोते रहोगी तो कैसे चलेगा। नैना जी ने अपना सर हाँ में हिला दिया और वो भी अपने कमरे में चली गई। कुलदीप जी ने गहरी सांस ली और किसी को फोन कर दिया। कुछ देर फोन पर बात करने के बाद वो भी मेंशन से बाहर चले हैं। इधर निधि नैनीताल में अकेले पड़ गई थी। वह गुस्से से कमरे में चहलकदमी कर रही थी। उसने गुस्से में वास को तोड़ते हुए कहा, इतनी आसानी से नहीं आहान मल्होत्रा, इतनी आसानी से मैं तुम्हें जान नहीं दूंगी। तुम्हारे लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया और अब इतना सब करने के बाद भी तुम मेरे पास नहीं हो। मैं भी देखती हूँ कब तक तुम मुझसे दूर रहते हो। दिन बीतते चले जा रहे थे। ना कोई आहान का ठाव ठिकाना पता चल रहा था, ना उसके बारे में किसी को कोई खबर थी। यहाँ तक अंश और रोनित को भी उसके बारे में कुछ नहीं पता था। वो दोनों भी उसके जाने के बाद एकदम से शांत हो गए थे। चारों तरफ अशांति ही फैली हुई थी। रोनित अपना काम ईमानदारी से कर रहा था, अंश भी उसका साथ दे रहा था। पलक ने और ईशा ने भी खुद को काम में झोंक दिया था। वो कभी कभी निधि से मिलने नैनीताल चली जाती, लेकिन निधि उनसे ठीक से बात नहीं करती थी, इसलिए उन्होंने भी वहां पर जाना कम कर दिया था। आर्या भी हम धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और वह घुटनों के बल चलने लगी थी। परी उसका पूरा ध्यान रखती थी। वह लोग आदित्य के घर में ही रहते थे। आदित्य ने परी के माँ और पापा को भी अपने घर में शिफ्ट कर दिया था, क्योंकि वह दोनों भी अकेले ही थे और उनके घर में आने से परी भी अपना समय आसानी से गुजारती थी। उसे अब आदित्य के घर में अच्छा लगने लगा था, लेकिन उसे सबकी बहुत ज्यादा याद आती थी। आदित्य का घर हर वक्त बॉडीगार्ड से भरा रहता था, क्योंकि वह अंडरवर्ल्ड का माफिया था और उसके घर की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा रहती थी। धीरे धीरे वक्त बहते हुए पानी की तरह बीत रहा था। देखते ही देखते 1 साल निकल गया। निधि 1 साल से आहान का इंतजार कर रही थी, लेकिन आहान ना तो उसे मिलने के लिए आया था और ना ही आहान ने कोई फोन किया था, जिससे सभी लोग डरे हुए थे, क्योंकि आहान का पता किसी को भी नहीं पता था। वह तो एकदम से गुमनाम हो गया था। उसके बारे में किसी को कोई भी खबर नहीं थी, यहाँ तक अंश और रोनित को भी उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। अब तो उन्होंने भी आहान की तलाश शुरू कर दी थी, लेकिन उनके हाथ में सिर्फ और सिर्फ नाकामयाबी ही आ रही थी। इस वक्त दोनों भी आहान के केबिन में बैठे हुए थे और उसके फोटो को देख रहे थे, जो बड़ी सी फ्रेम ऑफिस में लगा हुआ था। रोनित ने अपना सर झुकाते हुए कहा, ऐसा कहाँ चला गया है वो? क्या इसे भाभी के भी याद नहीं आ रही है? उन्हें तो उसने अकेला ही छोड़ दिया है। 1 साल बीत गया, वो ठीक तो होगा ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं है ना? वरना वह भाभी से इतनी देर कैसे दूर रह सकता है? अंश ने अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहा, मुझे भी भाभी का व्यवहार कुछ ठीक नहीं लगता। शायद आहान के ना आने से वह बहुत ज्यादा गुस्से में है। रोनित ने अपना सर हिलाते हुए कहा, अब कहाँ पर ढूंढे हम उसे?
उसके बारे में तो कुछ भी पता नहीं चल रहा है। ना तो आदि भाई को भी कुछ पता चल रहा है। अंश ने उसे हाँ कहा, तभी उसका फोन रिंग हुआ। उसने देखा उसे आरती जी का फोन आ रहा था, जिसे देख उसने फोन उठा लिया। तो दूसरी तरफ से आरती जी घबराते हुए बोली, अंश तुम कहाँ हो, जल्दी से घर आ जाओ। ईशा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है और वो बेहोश हो गई है। घर में कोई नहीं है। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। आरती जी के बात सुनकर अंश अपनी जगह से उठा और तेजी से बाहर जाते हुए बोला, माँ आप चिंता मत कीजिए, मैं बस अभी आया। आरती जी ने उसकी बात सुनकर फोन को रख दिया। वहीं दूसरी तरफ कविता उस लड़की के पास बैठी हुई थी। इस वक्त वो कैदखाने में थे, जहां पर सिर्फ और सिर्फ अंधेरा था। लड़की बुरी हालत में वहां पर पड़ी हुई थी। उसके बाल आपस में इतने ज्यादा उलझे हुए थे कि वह बहुत ही बेकार सी दिख रही थी। उसके चेहरे पर आंसुओं की लकीरें थी और इस वक्त वो दर्द से चिल्ला रही थी। उसके बदन पर ना जाने कितने ही मारने के निशान पड़ गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे उस लड़की को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया हो। कविता ने उस लड़की के पेट पर लात मारी और कहा, यह बच्चा कभी दुनिया में आएगा नहीं, बाहर आते ही उसे मार दूंगी। इतना कहकर कविता गुस्से से वहां से चली गई। कविता के जाने के बाद वो लड़की अपने पेट पर हाथ रखकर जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसके आसपास कोई नहीं था। उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि उसे अपनी जगह से हिला भी नहीं जा रहा था। वह तेजी से चिल्लाते हुए अपने दर्द को सहन करने की कोशिश कर रही थी, पर वह इसमें नाकामयाब हो रही थी। न जाने कई घंटे उसने ऐसे ही दर्द में तड़पते हुए बिता दिए और आखिरकार उसकी एक जोरदार चीख निकल गई और उसी के साथ उसने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर दी। तभी उसके कान में बच्चे के रोने की आवाज आने लगी, जिसे सुनकर उसके आंखों में रुके आंसू फिर से बहने लगे। कहाँ गायब हो गया है अहान? क्या सच में वो जिंदा है? क्यों नहीं आया वो निधि से मिलने? वह छोटा बच्चा रोए जा रहा था, पर उसे लड़की के अंदर इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वह उस बच्चे को अपने गोद में लेकर उसे चुप करा सके। फिर भी उसने हिम्मत की और अपने आप को देखा, जो खून से लथपथ वहीं पर बैठी हुई थी। अपनी इस हालात पर उसे बहुत ज्यादा रोना आ रहा था। उसने अपने बच्चों को गोद में लिया और उसे चुप कराने लगी। जैसे ही वो बच्चा उस लड़की के गोद में गया, एकदम से चुप हो गया और उसे टुकुर टुकुर देखने लगा। उस बच्चे की आंखें ब्लैकिश ग्रे थी, जो उसे बहुत ही खूबसूरत बना रही थी। वो बच्चा इस वक्त खून से भरा हुआ था। उस लड़की ने अपने आसपास देखा, जहां पर एक छोटा सा बाथरूम था। उसने अपने आप को घसीटते हुए उसके पास लेकर चली गई और धीरे से उठकर बाथरूम के अंदर चली गई। उसने नल में से पानी निकालकर उस बच्चे को साफ कर दिया। फिर उसने वहां पर रखे पत्थर के सहारे से अपने बच्चे को अपने आप से आजाद कर दिया और फिर उसे देखने लगी। दूसरी तरफ शिमला, आदित्य अपने बंगले के सबसे ऊपर वाले कमरे में बैठा हुआ था। उसके सामने ही एक बेड था, जिस पर इस वक्त अहान लेटा हुआ था। उसके चारों तरफ बहुत सारे मशीन लगी हुई थी। आदित्य चुपचाप वहां पर बैठा हुआ था और अहान को देख रहा था। तभी परी उस कमरे के अंदर आते हुए बोली, ये सब क्या हो गया? क्या अपने घर पर किसी को बता दिया? आदित्य ने अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए कहा, उसने बताने से मना किया है। पारी उसे देखते हुए बोली, पर यह सब हुआ कैसे? आदित्य ने गहरी सांस ली और बोला, उस दिन वो हॉस्पिटल से निकलकर एयरपोर्ट के लिए चला गया था, क्योंकि रॉकी ने उसे फोन करके बता दिया था। फ्लैशबैक, जब अहान निधि के वार्ड में जा रहा था, तभी उसका फोन रिंग होने लगा। उसे और किसी का नहीं, रॉकी का फोन आया था। उसने फोन उठाकर कान पर लगाया तो दूसरी तरफ से रॉकी बोला, बॉस, कविता और आदिल को देहरादून के एयरपोर्ट पर देखा गया है। वह अभी वहीं पर है, उनकी फ्लाइट है। उसकी बात सुनकर अहान तेजी से वहां से निकल गया और वह तेज गाड़ी चलाते हुए आगे बढ़ रहा था, क्योंकि उसे अच्छा मौका मिला था आदिल और कविता को सबक सिखाने का। क्योंकि वह खुद चलकर देहरादून की जमीन पर आए थे, जहां वो उन्हें बेदर्दी से मौत देने वाला था। वह गाड़ी तेजी से चलाते हुए एयरपोर्ट पहुंच गया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि आदिल और कविता ने उसके लिए कितना बड़ा जाल बिछा कर रखा था। जब अहान वहां पर पहुंचा तो एयरपोर्ट पर कोई नहीं था और जल्दबाजी में अहान अकेला ही बाहर निकाला था। एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद जब से कोई भी नजर नहीं आया तो वो तेजी से आगे बढ़ने लगा। तभी उसे महसूस हुआ कि उसे चारों तरफ से घेर लिया गया है। उसके चारों तरफ बहुत सारे आदमी थे, जो उसी की तरफ बढ़ रहे थे। ये देख अहान ने अपने हाथों के मुट्ठियां बनाई और गुस्से से बोला, तुम कभी नहीं सुधरोगे घटिया आदमी। तुम्हारे जिगर में इतना दम ही नहीं है कि तुम खुद से आकर एक मर्द के साथ लड़ सको।
अहान की बात सुनकर आदिल सामने से आते हुए बोला, मैं कितना मर्द हूँ कितना नामर्द हूँ ये तुम मुझे मत बताओ। अब सिर्फ अपनी जान बचाने का सोचो। तुझे तो मैं वक्त भी नहीं दूंगा कि तुम कुछ करो। अहान कुछ बोलता इससे पहले ही उस पर हमला कर दिया गया। अहान सबको अपनी ताकत लगाकर मार रहा था, लेकिन तभी उसके सर पर पीछे से किसी ने जोर से रोड से वार कर दिया। वो वार इतनी जोर का था कि अहान नीचे गिर पड़ा। फिर भी उसने अपनी आंखें नहीं बंद की और वो अपनी लाल हुई आंखों से आदिल को देखने लगा। आदिल ने उसे देखते हुए कहा, आंखें मत दिखा अहान मल्होत्रा, तेरा गेम आज खत्म हुआ। इतना कहकर उसने अहान को बहुत मारा, जिस कारण अहान वहीं पर बेहोश हो गया। आदिल ने उसे देखते हुए कहा, इतनी आसानी से तुझे मौत नसीब नहीं करूंगा। अहान मल्होत्रा, तुम भी तिल तिल करके मरेगा, क्योंकि तूने मेरे सभी बच्चों को खत्म कर दिया। अब तुम्हें पता चलेगा दर्द क्या होता है, जब तू खुद बर्बाद होगा। इतना कहकर आदिल और कविता वहां से चले गए। उनकी जान के बाद अहान ने अपनी आंखें खोली और अपने हाथों के मुट्ठियां बनाई। उसकी सांसें अभी भी चल रही थी, लेकिन उसने अपनी आंखें बंद नहीं की थी। तभी वहां पर रॉकी आ गया। रॉकी ने जब अहान को देखा तो एकदम से घबरा गया और तेजी से उसके पास जाकर उसका सर अपने गोद में ले लिया। अहान के बदन से खून निकल रहा था, पर हंसने उपज सांसें नहीं रोकी थी। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी, जिसे देख रॉकी ने जल्दी से गार्ड्स का सहारा लिया और अहान को अस्पताल में लेकर चला गया। हॉस्पिटल जाने के बाद अहान ने रॉकी को देखते हुए कहा, मुझे आदि भाई के लिए मैसेज छोड़ना है। रॉकी ने उसे हाँ कहा और फोन हाथ में दे दिया। तो अहान ने आदित्य के लिए मैसेज छोड़ा, मेरा क्या होगा मुझे पता नहीं भाई, लेकिन निधि का ध्यान रखना और एक जरूरी बात, जब तक मैं होश में नहीं आ जाता मेरे बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, सिवाय आपके और रॉकी के। इतना कहकर उसने अपनी आंखें बंद कर दी। रॉकी ने भी गहरी सांस और डॉक्टर की तरफ देखा तो डॉक्टर बोला, हम इनका ट्रीटमेंट जल्दी स्टार्ट कर देते हैं। कुछ घंटे ऑपरेशन थिएटर में रहने के बाद डॉक्टर बाहर आया, जिसे देख रॉकी बोला, क्या हुआ, सब ठीक है ना? डॉक्टर ने अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए कहा, पेशेंट कोमा जा चुका है। अब जब तक उन्हें होश नहीं आ जाता हम उनकी रिकवरी के बारे में कुछ भी बात नहीं सकते। रॉकी ने अपना सर हाँ में हिला दिया और आदित्य को मैसेज कर दिया। फ्लैशबैक एंड। परी ने आदित्य के कंधे पर हाथ रखा और उसे देखते हुए बोली, अहान भाई जल्दी ठीक हो जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। मुझे तो निधि की बहुत फिक्र हो रही है, उसे तो दूर दूर तक इस सब के बारे में कुछ भी पता नहीं है। फोन करती हूं तो फोन भी नहीं उठाती, पता नहीं क्या चल रहा है वहां पर। आदित्य ने अपना सर हाँ में हिला दिया और बोला, प्रिंसेस सो गई। परी ने अपना सर ना में हिलाते हुए कहा, नहीं वह माँ के साथ खेल रही है। आदित्य ने उसे हाँ कहा और बोला, ठीक है चलो चलते हैं नीचे। इतना कहकर उसने अहान को एक नजर देखा और उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर गहरी सांस लेकर वहां से उठने लगा। जैसे ही आदित्य उठ रहा था, उसे महसूस हुआ कि अहान ने उसका हाथ पकड़ रखा है, जिसे महसूस कर उसके आंखें एकदम से बड़ी बड़ी हो गई। उसे ऐसे देख परी ने उसे इशारे से पूछा, क्या हुआ? आदित्य ने झट से पीछे मुड़कर देखा तो अहान धीरे धीरे अपनी पलकें हिला रहा था, जिसे देख परी ने भी उसकी तरफ देख लिया। उसके चेहरे पर बड़े से मुस्कान आ गई और वो बोली, लगता है भाई को होश आ रहा है, मैं जल्दी डॉक्टर को लेकर आती हूँ। आदित्य ने खुशी से परी को देखा और फिर अहान को देखने लगा, जो अपनी आंखें खोलकर उसे देख रहा था। कुछ ही देर में डॉक्टर अंदर आ गया और उन्होंने अहान का चेकअप किया और फिर आदित्य को देखकर खुशी से बोले, इनकी रिकवरी बहुत अच्छे से हुई है, लेकिन इन्हें अपना ध्यान रखना होगा, सर पर ज्यादा दबाव न पड़े, इस बात का ख्याल रखना। आदित्य ने अपना सर हाँ में हिला दिया, जिसे देख डॉक्टर ने मेडिसिन लिख कर दी और वो भी वहां से चला गया। अहान ने आदित्य को देखते ही पूछा, स्वीटी पाए? आदित्य ने अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहा, वह अभी तक नैनीताल में ही है और ठीक है, ज्यादा किसी से बात नहीं करती, इसलिए उसके बारे में ज्यादा किसको पता नहीं है। अहान ने अपनी आंखें बंद की और कुछ नहीं बोला, जिसे देख आदित्य बोला, ठीक है उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है छोटे, अब जो हुआ है उसे भूल जाओ, तूने उसके भलाई के लिए सब कुछ किया था ना? अहान ने अपनी आंखें खोल दी और कहा, मुझे लगा ही था भाई ऐसा ही कुछ होगा, क्योंकि जैस्मिन जिंदा है, लेकिन कहाँ है किसी को पता नहीं है, इसलिए आदिल और कविता शायद उससे मिलने आए थे। मुझे लगा अच्छा मौका मिल जाएगा, इसलिए मैं चला गया था और मैं स्वीटी पाई को यहाँ से दूर लेकर जाना चाहता था, ताकि मैं उसे सेफ रख सकूं, हमारे बच्चे को सेफ रख सकूं, लेकिन मैं हार गया भाई, मैं हार गया। एक पति होकर भी हार गया और एक पिता होकर भी हार गया।
मैं अपने बच्चे और स्वीटी पाई के लिए कुछ नहीं कर सका। मेरे हाथ में इतनी पावर होने के बाद भी उसकी रक्षा नहीं कर पाया। आहान की बात सुनकर आदित्य को बहुत बुरा लग रहा था। फिर भी उसने उसे हौसला देते हुए कहा, अभी भी कहाँ देर हुई है, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। फिर हम प्रिंसेस के लिए जरूर भाई और बहन चाहेंगे। आहान ने उन्हें कुछ नहीं कहा और वैसे ही रहा। तभी परी आर्या को लेकर अंदर आ गई। उसे देख आहान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और उसे देखते हुए बोला, प्रिंसेस तो बहुत बड़ी हो गई है। आदित्य ने अपना सर हिला दिया, जिसे देख आहान बेड पर उठकर बैठ गया और उसने आर्या को अपने गोद में लिया। आर्या जैसे ही आहान के गोद में गई वह उसके साथ मस्ती करने लगी, जिसे देख आहान भी उसके साथ खुश होने लगा। आदित्य ने आहान को देखते हुए कहा, अब तुमने क्या सोचा है, वापस देहरादून जाओगे? आहान ने आदित्य को देखा और कहा, हाँ भाई, लेकिन एक छोटा सा काम है, उसे पूरा कर लो तब चला जाऊंगा, लेकिन अभी कोई जाने का इरादा नहीं है। उसकी बात सुनकर आदित्य हैरानी से बोला, और निधि, उसका क्या? मुझे पता है स्वीटी पाई मेरे लिए बहुत ज्यादा परेशान होगी और गुस्सा भी होगी, लेकिन मैं उसकी जान को खतरे में नहीं डाल सकता जब तक मैं आदिल और कविता का दी एंड नहीं कर देता। मैं उसके पास नहीं जाऊंगा, मैं ऐसे गुमनाम ही ठीक हूं। उसकी बात सुनकर आदित्य कुछ नहीं बोला और उसने परी को देखते हुए कहा, इसके लिए कुछ खाने को लेकर आ जाओ। परी ने अपना सर हिलाया और वह आर्या को लेकर वहां से चली गई। उसके जाने के बाद आहान कुछ सोच रहा था और आदित्य उसे देख रहा था। उसने आदित्य को देखते हुए कहा, स्वीटी पाई को फोन करके पूछेंगे कैसे हैं वो। आदित्य ने अपना सर हिलाया और कहा, वो किसी का फोन नहीं उठाती। फिर भी मैं ट्राई करूंगा, अगर फोन उठा लिया तो मैं तुम्हें बता दूंगा। आहान ने अपना सर हिला दिया और वह दोनों कुछ देर बहुत कुछ बातें करने लगे। आहान धीरे धीरे ठीक हो रहा था और वह शिमला से ही अपने सारे काम को देख रहा था। किसी को भी पता नहीं था कि आहान है कहाँ। अब धीरे धीरे दिन और साल गुजर रहे थे। 4 साल बाद आहान आज शिमला से वापस देहरादून जा रहा था। उसके चेहरे पर आज बहुत ज्यादा बेचैनी थी। वह अपने स्वीटी पाई से मिलना चाहता था। इतने साल उसे दूर रहने के बाद अब उसे एक सेकंड में उसे दूर नहीं जाना था। उसके साथ ही परी और आदित्य भी निकल पड़े थे देहरादून के लिए। परी ने आहान को देखते हुए कहा, आप जाकर पहले निधि से मिल लीजिए और उसे हमारे घर वापस ले आइए। आहान ने अपना सर हाँ में हिला दिया और कहा, इतना आसान थोड़ी होगा उसे मनाना भाभी। इतने साल उसे दूर रहा हूं, तो उसकी नाराजगी तो दूर करने ही पड़ेगी। परी ने अपना सर हाँ में हिला दिया। वही आहान निधि के बारे में सोच रहा था। वहीं दूसरी तरफ वह लड़की अभी भी कैद खाने में ही बंद थी, लेकिन अब उसके हालात पहले से थोड़ी अच्छी थी। तभी उसे कदमों की चलने की आवाज आने लगी, जिसे सुनकर वो जल्दी से अपनी जगह से उठ गई और उसके पास बैठा 5 साल का लड़का जो उसे देख रहा था, वो जल्दी से अपनी जगह से उठ गया और भागते हुए बाथरूम में चला गया। जिसे देख उसे लड़की ने उसे देखते कहा, धीरे से, ज्यादा भागो मत अधीन। उस लड़के ने अपने अंगूठे से ही उस लड़की को इशारा किया और तेजी से जाकर बाथरूम में रखे ड्रम में छुप गया। तभी कविता वहां पर आई और निधि को देखते हुए बोली, मुझे लगा था इस कैदखाने में तू मर जाएगी, लेकिन देख तेरा नसीब देख, अपने माँ बाप की तरह तू भी पता नहीं क्या खाकर आई है। अपने बच्चे को खो गई, लेकिन खुद जिंदा रह गई। तुझे शर्म आनी चाहिए, अपने ही बच्चे को अपने हाथों से मार दिया तूने। निधि ने रोते हुए कहा, मासी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? प्लीज मुझे यहाँ से जाने दीजिए। क्या इतनी सजा मेरे लिए काफी नहीं थी? कविता हंसते हुए बोली, तुझे मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। जब तक तेरा पति तुझे इस हालत में नहीं देखता, मेरे दिल को ठंडक नहीं मिलेगी और उससे मिलने के ख्वाब तो तू छोड़ ही दे, क्योंकि अब मेरी बच्ची अपने सपनों को पूरा करेगी उसके साथ रहकर। इतना कहकर वो वहां से चली गई। उसके जाने के बाद निधि जोर जोर से रोने लगी। तभी अधीन भागते हुए उसके पास आया और उसके आंखों से आए आंसू को पोंछते हुए बोला, मम्मी आप रोइए मत, आपका अधीन है ना, सब कुछ ठीक करेगा, अब चिंता मत कीजिए। निधि ने उसके माथे को कसकर चुम लिया और कहा, हाँ मेरे बच्चे तू है, इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मेरा बच्चा मेरे पास है। निधि की बात सुनकर अधीन ने उसे देखते हुए कहा, आप देखिए मम्मी, आप जल्दी यहाँ से आजाद होंगी और हम जल्द ही पापा के पास चले जाएंगे। उसकी बात सुनकर निधि ने उसे कसकर अपने सीने से लगा दिया। तभी वहां पर एक आदमी आया, जिसे देखकर अधीन भागते हुए उस आदमी के पास चला गया और उसे देखते हुए बोला, अंकल क्या आपने मेरा काम कर दिया? उस आदमी ने आसपास अपने नजरें दौड़ाते हुए कहा, हाँ मेरे छोटे चैप मैंने कर दिया, लेकिन तुझे याद है ना तुम्हारा प्रॉमिस?
अधीन ने अपना सर हिला दिया और कहा, तो हम कब निकल रहे हैं? उस आदमी ने अधीन को देखते हुए कहा, अभी इसी वक्त, लेकिन हम तुम्हारे मॉम को लेकर नहीं जा सकते। अगर उसे पता चल गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अधीन ने अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहा, लेकिन आप मेरी मम्मी का ध्यान रखना। उस आदमी ने अपना सर हिला दिया और कहा, हाँ चैप, तुम टेंशन मत लो। उन दोनों की बात सुनकर निधि जल्दी से उनके पास आए और बोली, ये तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो? उसकी तेज आवाज सुनकर अधीन ने उसके मुंह पर हाथ रखा और कहा, मम्मी आप कितनी जोर से चिल्लाती हैं, थोड़ी धीरे बोलिए। निधि ने उसे घूर कर देखा और कहा, अब तुम मुझे बताओगे छोटे डेविल कोबरा? अधीन ने निधि को इग्नोर किया और कहा, ठीक है मैं अभी आया। इतना कहकर उसने निधि को कसकर गले लगा लिया और उसके पूरे चेहरे पर चूमते हुए बोला, आप मेरा इंतजार करना, मैं जल्दी वापस लौटूंगा। उसकी बात सुनकर निधि ने हंसे कसकर पकड़ लिया और कहा, नहीं मेरे बच्चे, मैं तुम्हें कहीं पर जाने नहीं दूंगी। उसकी बात सुनकर अधीर ने उसे अपने आप से दूर किया और कहा, आपको इंतजार करना पड़ेगा मम्मी। इतना कहकर अधीन ने उस आदमी की तरफ देखा, जिसे देख उसे आदमी नहीं जल्दी से कैदखाने का लॉक खोल दिया और फिर अधीन को एक बोरी में डाल दिया और उसे लेकर वहां से चला गया। निधि ने उनके जाने के बाद अपने आंखों में रुके हुए आंसुओं को बहा दिया और उन सलाखों को कसकर पकड़ते हुए बोली, हे भगवान मेरे बच्चे की रक्षा करना। कहाँ गया है अधीन? रोनित और अंश बेसब्री से अहान का एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहे थे। आज 5 साल बाद वो दोनों अपने जिगरी यार से मिलने वाले थे। दोनों भी काफी ज्यादा बेचैन थे और बेसब्री से जेट के आने का इंतजार कर रहे थे। कुलदीप जी, नैना जी, सब लोग वहां पर खड़े थे। ईशा ने अंश को देखते हुए कहा, अब बस भी करिए, आ जाएंगे वो। जब तक जेट नहीं आती है वह यहाँ पर नहीं आ सकते। आपके ऐसे घूमने से क्या वो यहाँ पर जल्दी से आ जाएंगे? ईशा की बात सुनकर अंश बोला, तुम्हें नहीं पता आज मैं कितना ज्यादा खुश हूँ। अंश की बात सुनकर रोनित भी बोला, हाँ सही कहा तुमने, सबसे पहले आने दो उसे, इतना पीटेंगे ना, तब कहीं जाकर उसे अक्ल आएगी। कुलदीप जी उन दोनों को देखते हुए बोले, क्या सच में तुम उसे मारोगे, उस डेविल कोबरा को? कुलदीप जी के ऐसे कहने पर अंश और रोनित चुप हो गए, जिसे देख सब लोग हंसने लगे। निधि यहाँ पर नहीं आई थी क्योंकि उन्हें किसी ने नहीं बताया था। अहान के जाने के बाद से राखी जी और यतीश जी ने जैसे उन सबसे नाता ही तोड़ दिया था, क्योंकि निधि अब अकेले पड़ गई थी। कुछ देर इंतजार के बाद फाइनली एयरपोर्ट पर एक जेट जाकर लैंड हो गया। उसके लैंड होते ही सब लोग भागते हुए जेट की तरफ चले गए। तभी अहान रॉब से जेट से नीचे उतरने लगा। उसने आर्या का हाथ पकड़ रखा था और वह उसी के साथ नीचे उतर रही थी। उसके पीछे ही परी और आदित्य थे, जो उन दोनों को देख रहे थे। अहान के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। वह काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि 5 साल बाद वो आज निधि से मिलने वाला था, उसके स्वीटी पाई से, जिसके लिए वह काफी ज्यादा बेचैन हो रहा था। लेकिन उसी ने निधि को यहाँ ना लाने के बारे में कहा था, क्योंकि वह निधि को सरप्राइज देना चाहता था। जैसे ही अहान नीचे उतरा, सब लोगों ने उसे गले से लगा लिया और उसके बारे में पूछताछ करने लगे, जिसे देख आर्या अपना मुंह फुला कर एक साइड खड़ी हो गई। अहान ने जब उसे देखा तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। तभी सबकी नजर आर्या पर गई, जिसे देख सब लोग उसे पुचकारने लगे। नैना जी जैसे ही उसके नजदीक जाने लगी, आर्या पीछे हटते हुए बोली, आप मेरे पास मत आना दादी, मैं आपसे बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ। छोटी हुई तो क्या हुआ, क्या मैं किसी को दिखती नहीं हूँ? मैं आप सबसे गुस्सा हूँ, इसलिए कोई भी मुझसे बात नहीं करेगा। उसकी क्यूट सी बात सुनकर नैना जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने जल्दी से अपने बैग में से एक बड़ी सी चॉकलेट निकालकर उसके सामने रख दी। जैसे ही आर्या ने चॉकलेट देखी, वह खुशी से उछल पड़ी और उसने नैना जी के हाथ से वो चॉकलेट ले ली, जिसे देख नैना जी बोली, अब आजा मेरी दादी की जान। नैना जी की बात सुनकर आर्या ने अहान का हाथ छोड़कर परी के पास चली गई और बोली, इतनी जल्दी थोड़ी ना माफ करूंगी किसी को। उसकी ऐसी बात सुनकर सब लोग आदित्य को देखने लगे, जिसे देख आदित्य ने अपने कंधे उचका दिए। कुलदीप जी आगे बढ़कर आर्या को गोद में उठाते हुए बोले, अपने दादू से तो नाराज नहीं है ना तू? आर्या ने सोचने का नाटक करते हुए कहा, अगर आप मुझे घुमाने लेकर चले जाएंगे तो मैं आपसे नाराज नहीं रहूंगी। कुलदीप जी ने सर हिलाया और उसे लेकर वो सब लोग आगे बढ़ने लगे। आर्या अब 7 साल की हो गई थी और वो काफी ज्यादा मैच्योर भी थी, क्योंकि वह हर वक्त अहान के साथ ही रहती थी, जिस कारण उसमें अहान के कई सारे गुण आ गए थे। लेकिन वो परी की तरह प्यारी भी थी। सब लोग एयरपोर्ट से बाहर आ गए और गाड़ियों में बैठकर मल्होत्रा मेंशन के लिए निकल गए।
वहीं एयरपोर्ट के दूसरी छोर पर और एक जेट लैंड हो गया। कुछ देर बाद उसे जेट में से अधीन बाहर निकला। उसने इस वक्त जीन्स और ब्लैक शर्ट पहनी हुई थी। उसके चेहरे पर मास्क लगा हुआ था और उसके सिल्की बाल इस वक्त उसके माथे पर पसरे हुए थे, जो उसे बहुत ज्यादा मैच्योर और एरोगेंट लुक दे रहे थे। सभी लोग मुड़ मुड़कर अधीन को देख रहे थे, जिससे अधीन काफी ज्यादा चिढ़ा हुआ था। उसके साथ ही एक और आदमी चल रहा था। उसने अधीन को देखा और हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, देखो तो बड़े बड़े लोग तुम्हारे कितने ज्यादा दीवाने हैं। जब से जेट में बैठे हो सभी लोग तुम्हें ही घूर रहे हैं। अधीन ने देविल मुस्कान लिए कहा, इन लोगों को और कोई काम ही कहा है। अब तो मास्क पहना है तो मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं। अगर मास्क हटा दिया तो इनकी तो हवा ही निकल जाएगी। उसकी बात सुनकर उसके पास खड़ा आदमी बोला, तुम खुद की तारीफ कैसे कर लेते हो? अधीन ने अपने कंधे उचका दिए और कहा, क्योंकि मैं अधीन मल्होत्रा हूं। उस आदमी ने अपना सर हिला दिया और उसे लेकर जेट से बाहर आने लगा। अधीन काफी सिंसियर बच्चों की तरह बिहेव कर रहा था और वह अपनी नजरें सामने रखते हुए ही चल रहा था, जिससे वो वहां पर आकर्षण का एक हिस्सा बन गया था। काफी लोग उसकी तस्वीर भी खींच रहे थे, तो कुछ उसके वीडियो बना रहे थे, लेकिन अधीन को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो अपने ही रौब में आगे चला जा रहा था। एयरपोर्ट के बाहर आते ही उन्हें लेने के लिए एक गाड़ी आ गई, जिसमें अधीन और वह आदमी बैठ गया। वो दोनों ही वहां से चले गए। अधीन गाड़ी में बैठा चारों तरफ अपनी नजरें घूम रहा था। उसे ऐसे देख वो आदमी बोला, आगे क्या करना है? अधीन ने उसे देखा और कहा, पहले जाकर फ्रेश होंगे, फिर बाद में अपने काम पर लगेंगे। उस आदमी ने अपना सर हिला दिया और वह लोग वहां से चले गए। मल्होत्रा मैंशन। नैना जी ने अहान की आरती उतारी और उसे घर में ले लिया। आर्या ने पूरे मैंशन को देखते हुए कहा, वाह डैड, ये तो हमारे घर से भी बड़ा है। परी उसकी बात सुनकर कहा, हाँ क्योंकि तुम्हारे छोटे पापा ने बनवाया है। आर्या पूरे घर में भागते हुए बोली, वेरी गुड छोटे पापा, आपने काफी अच्छा घर बनाया है, मुझे ये बहुत पसंद आया। अहान ने उसके बालों को सहलाया और कहा, मुझे ये जानकर काफी ज्यादा खुशी हुई कि मेरी प्रिंसेस को उसका महल पसंद आया। आर्या उसकी बात सुनकर हंसने लगी और यहाँ से वहां घूमने लगी। ईशा और पलक उसके पीछे पीछे घूम रहे थे। सब लोग अहान के आने से काफी ज्यादा खुश थे। नैना जी ने अपने इस सुने घर को फिर से जगमगाता हुआ देख उनके आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने रोते हुए कहा, अब हमारे इस घर की जान भी आ जाए। अहान ने नैना जी को एक साइड गले लगाया और कहा, आप चिंता मत कीजिए मॉम, मैं उसे आज रात ही घर लेकर आ जाऊंगा। नैना जी ने उसे कसकर गले लगा लिया और कहा, हाँ तुम उसे भी लेकर आ जाओ, तब जाकर कहीं इस दिल को ठंडक मिलेगी। अहान सब लोगों को देखने लगा। रोनित ने उसे देखा और कहा, बॉस चलिए आपसे बात करनी है। अहान ने अपनी आंखें छोटी की और उसे घूरने लगा, जिसे देख अंश और रोनित आगे चले गए, जैसे दिखा रहे हो कि वह अहान से कितना ज्यादा गुस्सा है। अहान ने अपना सर हिलाया और खुद से बोला, अब ये लोग मुझे अपना एटीट्यूड दिखाएंगे। दियाहान मल्होत्रा को। इतना बड़बड़ाते हुए वह मेंशन के बाहर आ गया। जैसे ही वो मेंशन के बाहर आया, अंश ने उसके पिठ पर जोर से मुक्का मारा और कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतने साल हमसे दूर रहने की और एक बार भी हमसे फोन करके पूछा तक नहीं। यहाँ हमारी जान निकली जा रही थी कि पता नहीं तुम कहाँ हो, कैसे हो, क्या कर रहे हो। अहान ने घूरकर उसे देखा और कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे मुक्का मारा। अंश रहेजा, आज तेरी कोई खैर नहीं है। अंश ने उसे वहीं बैठे हुए कहा, तुम ठीक तो हो ना? अहान ने अपना सर हिला दिया और फिर उन दोनों को देखकर कुछ बातें बताई, जिसे सुनकर अंश और रोनित ने अपना सर हिला दिया और कहा, मैं तो यहां से हिलूंगा नहीं, थोड़ी देर बाद चला जाऊंगा। अंश ने अहान से कहा, चलो तुम आ गए, अब इस बहाने नीयू से भी हमारी मुलाकात हो जाएगी। उसकी बात सुनकर अहान की आंखें छोटे हो गई और वो बोला, नीयू से भी मुलाकात होगी मतलब? अंश ने गुस्से से कहा, जब से तुम चले गए हो निशांत उसे यहां भेजता ही नहीं। उसकी बात सुनकर अहान ने अपना सर आसमान की तरफ करते हुए कहा, ये जीजक साला तो बड़ा चालू निकला। उसकी बात सुनकर उन दोनों ने ही अपना सर हाँ में हिला दिया। काफी देर तक बातें करने के बाद अहान अपने कमरे में चला गया। जब उसने अपने कमरे में कदम रखा, उसके सांसों में एक महक से घुल गई, जो उसके स्वीटी पाई की थी। उसने अपनी आंखें सुकून से बंद की और कमरे के अंदर जाते हुए बोला, इसी सुकून की तो तलाश थी मुझे। बस एक बार तुम भी यहां आ जाओ तो तुम्हारी सारी शिकायतें ही दूर कर दूंगा। बस कुछ देर और।
इतना कहकर अहान अपने कमरे में रखे उसके और निधि की शादी की फोटो फ्रेम को देखने लगा, जिसमें निधि घबराई हुई उसके पास में खड़ी थी। अहान ने उसे फ्रेम पर अपनी उंगलियां घुमाए और उसे देखते हुए बोला, आई लव यू स्वीटी पाई एंड आई मिस यू। इतना कहकर वो मुस्कुरा दिया और जल्दी से ड्रेसिंग रूम में चला गया। नैनीताल शर्मा हाउस। जब से अहान गया था, निधि कम ही घर से बाहर जाती थी और सबसे कम ही मिलती थी। वह पूरा दिन अपने कमरे में ही बैठी रहती थी, ना तो किसी से बातें करती और ना किसी को अपने कमरे के अंदर आने देती। उसका ऐसा बिहेव देख सबको ऐसा लग रहा था कि निधि अहान के जाने से बहुत ज्यादा दुखी है, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं था। वो इस वक्त बेड पर बैठी हुई थी, तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया, जिससे उसने बेमन से पढ़ लिया। लेकिन जैसे ही उसने मैसेज पढ़ा, उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई और वो चीखते हुए बोली, तो फाइनली तुम आ गए अहान मल्होत्रा। बहुत इंतजार किया है मैं तुम्हारे आने का, बस अब इंतजार खत्म हुआ। तुम्हें पता तक चलने नहीं दूंगी कि मैं तुम्हारी निधि नहीं जैस्मिन हूं। ऐसा जाल बिछाया है मैंने कि तुम चाह कर भी कभी यह जान नहीं सकोगे और अब जिंदगी भर के लिए तुम मेरे ही बन के रहोगे। जैस्मिन इतना कहकर जल्दी ड्रेसिंग रूम में चली गई और उसने कपड़े चेंज किए। इस वक्त उसने खूबसूरत सा गाउन पहना हुआ था, जो ब्लैक कलर का था और काफी ज्यादा डीप भी था। उसने अपने छोटे बालों को खुला छोड़ दिया था और चेहरे पर बोल्ड मेकअप किया हुआ था। उसने एक दफा अपने आप को आईने में देखा और फिर एक आंख दबाते हुए बोली, ना तुम्हें मैंने आज अपने प्यार में पागल किया तो मेरा नाम भी जैस्मिन नहीं। इतना कहकर उसने पस उठाया और वह तेज कदम लेकर कमरे से बाहर चली गई। बाहर सब लोग बैठे हुए थे। जैसे ही निधि को ऐसे रेडी होकर आता हुआ देखा तो सब लोग उसे हैरानी से देखने लगे, जिसे देख जैस्मिन ने सबको देखते हुए कहा, अहान आ चुका है और उसने मुझे मिलने के लिए बुलाया है, इसलिए मैं उससे मिलने जा रही हूँ। शायद मैं वापस यहाँ पर ना आऊं। अब मैं चलती हूँ, बाकी की बातें बाद में करूंगी। इतना कहकर जैस्मिन तेज कदमों से घर के बाहर चली गई और सब लोग उसे बस देखते रह गए। तभी ओजस के फोन पर अंश का फोन आ गया और उसने उसे सारी बातें बता दी, जिसे सुनने के बाद उसने घर में सबको अहान के आने की बात बता दी। ये बात जानकर सभी लोग खुश थे कि अहान आ चुका है, लेकिन वो नाराज तो अब भी थे। जैस्मिन ने देखा उसके लिए अहान ने हेलीकॉप्टर भेजा था, वो जल्दी से उसमें बैठ गई और वहां से चली गई। दूसरी तरफ होटल पैराडाइज। रात का वक्त होने के कारण होटल में काफी ज्यादा चहल पहल लगी हुई थी। सब लोग खुशी से अपने फैमिली के साथ वक्त गुजार रहे थे, क्योंकि होटल पैराडाइज बहुत ही खूबसूरत था। यहाँ पर पूरा पैराडाइज जैसा सीन बनाया हुआ था, जिस कारण खाना खाने की सुविधा बाहरी उपलब्ध की हुई थी और छोटी छोटी झोपड़ियां बनी हुई थी जो वहां पर स्टे करने वाले लोगों के लिए थी। होटल पैराडाइज के एक साइड जहां पर बीच का साइड बना हुआ था, जो काफी ज्यादा खूबसूरत था, इस वक्त उस एरिया में कोई नहीं था। वह पूरा एरिया अहान मल्होत्रा ने बुक कर रखा हुआ था और उसे काफी खूबसूरती से सजाया गया था। अब सबको इंतजार था तो अहान मल्होत्रा के आने का, इसलिए वेटर भी वहां पर खड़े हो गए थे। तभी होटल पैराडाइज के बाहर बहुत सारी गाड़ियां आकर रुक गई। सब लोग ये देखने के लिए एक्साइटेड थे कि इतनी सारी गाड़ियां आई किसकी है। लेकिन जैसी सब ने गाड़ियां देखी वो सब लोग समझ गए कि गाड़ियां किसकी है और यह जाने के बाद वह काफी ज्यादा हैरान थे, क्योंकि अहान मल्होत्रा 5 साल से गुमनाम था और अचानक से उसका सामने आना सबके लिए बहुत बड़ा झटका था। अहान जल्दी से अपने गाड़ी से बाहर आया और अपने कोट को ठीक करते हुए आगे बढ़ने लगा। इस वक्त उसने ब्लैक सूट पहना हुआ था, सलीके से सेट उसके बाल थे, वह काफी ज्यादा डैशिंग लग रहा था। अहान तेजी से आगे बढ़ रहा था कि तभी उसके कान में अधीन की आवाज आई, डैड। ये आवाज सुनकर सभी लोग अधीन की तरफ देखने लगे, जो बिल्कुल अहान के सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर अभी मास्क लगा हुआ था और वो रौब से बिल्कुल अहान की तरह उसके सामने खड़ा था। उसका एक हाथ अपने पैंट के जेब में था। अहान ने अपने पीछे मुड़कर देखा और फिर आगे चलने लगा, जिसे देख अधीन ने उसके सामने खड़े होते हुए कहा, मैंने आपको ये आवाज दी है डैड। अहान ने हैरानी से उसे देखा और अपनी तरफ उंगली करते हुए हैरानी से कहा, मुझे। अधीन ने अपना सर हाँ में हिला दिया, जिसे देख रोनित और अंश उसकी तरफ देखने लगे। उन दोनों का इशारे समझकर अहान अपने कंधे उचका दिए। अंश ने आगे बढ़कर अधीन की तरफ देखते हुए कहा, छोटे बच्चे क्या आपकी फैमिली कहीं खो गई है? अधीन ने घूरकर अंश को देखा और फिर अहान की तरफ देखते हुए बोला, मेरे ख्याल से आपके कान बहुत अच्छे हैं और उसे आवाज भी सही से सुनाई दे रही है। मैं कोई आपको पागल लड़का लगता हूं जो आपके सामने खड़ा रहकर आपको डैड कहूंगा?
अधीन का एटीट्यूड देख वहां पर खड़े सभी लोग हैरान रह गए थे। अहान के गार्ड्स भी अधीन को हैरानी से देखने लगे। अहान ने अधीन को देखते हुए कहा, तुमने मुझे डैड क्यों कहा? अधीन ने 2-3 कदम आगे किए और बिल्कुल अहान के सामने खड़ा हो गया और उसके आंखों में देखते हुए बोला, क्योंकि आप मेरे डैड हैं। डेविल किंग कोबरा। अहान उस छोटे से बच्चे की बातें सुनकर बिल्कुल हैरान था। उसने अधीन को देखते हुए कहा, मेरा कोई बच्चा नहीं है। तो तुम क्या कह रहे हो? अहान की बात सुनकर अधीन ने कहा, आई नो वेरी वेल बट यही सच है। आप मेरे साथ आइए, मुझे आपसे इंपॉर्टेंट बात करनी है। अधीन की बात सुनकर अहान बुरी तरह से कंफ्यूज हो गया था। उसने अधीन का हाथ पकड़ लिया और उसे गोद में उठा लिया और उसे देखते हुए बोला, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? अधीन ने उसे देखा और उसके कान में धीरे से बोला, सडू कोबरा डैडी, मोमी को आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। वो आपका इंतजार कर रही है। प्लीज मेरी बात एक बार सुन लीजिए। मुझे जल्द से जल्द यहाँ से जाना है। मैं मोमी को अकेला छोड़कर आया हूँ। वो बुरी आंटी मोमी को मारेगी तो मोमी को शांत कौन करेगा? इतना कहते हुए अधीन की आवाज भारी हो गई। अधीन के मुंह से सडू कोबरा सुनकर अहान को बड़ा सा झटका लगा। वो अविश्वास से अधीन को देखने लगा। तभी अधीन के साथ आया आदमी आगे बढ़कर बोला, मिस्टर मल्होत्रा, अधीन सच कह रहा है। अगर आपके पास टाइम हो तो प्लीज चलकर बात करते हैं। हम आपका ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। अहान को मैटर बहुत सीरियस लग रहा था, इसलिए उसने अपना सर हाँ में हिला दिया। रोनित ने आगे जाकर एल रूम बुक किया और वो सब लोग उस रूम के अंदर चले गए। रोनित ने कमरे का दरवाजा लॉक किया और आकार सोफे पर बैठ गया। इस वक्त कमरे में अहान, अधीन, रोनित, अंश और वो आदमी ही था जिसका नाम जिम्मी था। अधीन अहान के पास बैठा हुआ था। उसने अहान को देखते हुए कहा, मुझे पता है आप इतने आसानी से मुझ पर भरोसा नहीं करेंगे, लेकिन मैं सच कह रहा हूं और आपको मुझ पर यकीन करना होगा। अंश ने हैरानी से कहा, यार तुम क्या खाकर पैदा हुए हो जो इतना एटीट्यूड है तुम्हारे अंदर? लाते बुक्के खाकर पैदा हुआ हूं चाचू, लेकिन एटीट्यूड मेरे अंदर है क्योंकि मैं अधीन मल्होत्रा हूं। अधीन ने बहुत ही सख्ती से कहा, क्योंकि वो अपने अंदर उमड़ रहे जज्बातों को अंदर ही दबा रहा था। उसके माँ ने क्या क्या सहा है ये उसके सिवा किसी पता था। इतना कहकर उसने अपने मुंह पर से मास्क हटा दिया। जैसे ही अहान, रोनित और अंश ने उसका चेहरा देखा, तीनों भी एकदम से शॉक रह गए। अधीन बिल्कुल अहान की कार्बन कॉपी था। उसका चेहरा बिल्कुल अहान की तरह था, बस उसका होंठ और गाल निधि की तरह मुलायम और रेड थे। अहान बस एकटक उसे देख रहा था। अधीन ने अहान को देखते हुए कहा, मैं बहुत बहादुर बेटा हूं क्योंकि आप मेरे डैडी हैं, लेकिन मैं मोमी के सामने रो सकता वरना मोमी को बहुत बुरा लगेगा। क्या मैं आपको हक कर सकता हूं? अधीन की बात सुनकर अंश और रोनित की आंखें नम हो गई। अहान ने अधीन को गोद में उठा लिया और उसे कसकर बाहों में भर लिया। उसके ऐसा करते ही अब तक जो अधीन एटीट्यूड दिखा रहा था वो सुबकने लगा। अहान को भी उसके अंदर से निधि में भीनी भीनी खुशबू आ रही थी, जिसे वो अपने जहन में उतार रहा था। अधीन से उसे बहुत अपनेपन का एहसास हो रहा था, जैसे वो दोनों एक जिस्म एक जान हो। वो दोनों एक दूसरे को गले लगा कर बैठे हुए थे। तभी उस कमरे का डोर किसी ने नॉक किया, जिसकी आवाज सुनकर रोनित अपनी जगह से उठ गया और उसने जाकर दरवाजे को खोल दिया। तो बाहर एक गार्ड खड़ा था। उसने रोनित को देखते हुए कहा, सर मैडम आ चुकी हैं। रोनित ने अपना सर हाँ में हिला दिया और फिर अहान को देखकर बोला, भाभी आ गई है। उसकी बात सुनकर अहान ने अधीन को अपने आप से दूर किया और कहा, मैं तुम्हारी मोमी को बचाने में हेल्प करूंगा। तुम सारी डिटेल्स इन अंकल को दे दो। अहान के ऐसे कहने पर अधीन का गला भर आया था। उसने अहान को देखते हुए कहा, मतलब अभी तक आपको मेरे ऊपर यकीन नहीं है? ठीक है। इतना कहकर अधीन अपनी जगह से खड़ा हो गया और अहान के आंखों में देखते हुए बेहद गुस्से में बोला, आपको हमारे ऊपर यकीन नहीं है, ठीक है डैडी। ओह सॉरी मिस्टर मल्होत्रा, लेकिन एक बात याद रखना, मैं मेरे मोमी को किसी भी सूरत में बचा लूंगा और उन बुरी औरत से छुटकारा भी दे दूंगा, लेकिन इसके बाद आप कभी भी मेरे मोमी के पास मत आना, क्योंकि मैं आपको इजाजत कभी नहीं दूंगा। अधीन की बात सुनकर अहान एकदम से हैरान रह गया था और उसके हाथ को पकड़ते हुए बोला, देखो बच्चे, मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम कहते हो कि तुम्हारी मम्मी कब्जे में है और तुम मेरे बेटे हो, तो चलो मैं तुम्हारे मम्मी को तुमसे मिलवाता हूँ। इतना कहकर अहान ने अधीन का हाथ पकड़ लिया, जिसे देख अधीन ने अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ा लिया और कहा, आपको पता भी नहीं है मिस्टर मल्होत्रा, आप कितनी बुरी तरह से फंस चुके हैं। मेरी गलती थी कि जो मैं आपसे हेल्प मांगने के लिए अमेरिका से सीधा देहरादून आ गया।
मोमी ने कहा था आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपको देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि आप अपने स्वीटी पाई से प्यार करते हैं। अधीन की एक एक बात अहान, रोनित और अंश को बार बार हैरान कर रही थी, क्योंकि उसके मुंह से वही सारे शब्द निकल रहे थे जो उसके जिंदगी के कीमती शब्द थे। अधीन ने जिम्मी को देखा और कहा, मैंने आपसे कहा था कि आप जितना भी खर्चा करोगे उतना पैसा मैं आपको अपने पापा से लौटा दूंगा, लेकिन लगता है ऐसा कभी नहीं होगा। आप चिंता मत कीजिए, हम हमारे मामू के पास जाएंगे, वह जरूर हमारी हेल्प करेंगे। वैसे भी वह पुलिस में है, अपनी बहन को बचाने के लिए वह इतना तो कर ही देंगे। हमें अभी नैनीताल के लिए निकलना होगा। अंश ने हैरानी से अधीन को देखा और अहान को देखते हुए बोला, ये सब क्या चल रहा है अहान? क्या यहाँ से जाने के बाद तुम्हारी लाइफ में कोई आया था? अहान उसे घूर कर देखा और कहा, तुम इस पर ध्यान रखो, पता लगाना होगा ये बात क्या है। अधीन तेज कदम लेकर उस कमरे से बाहर चला गया। इस वक्त उसके जहन में अहान के लिए काफी ज्यादा गुस्सा था, क्योंकि वह बहुत उम्मीद लेकर उसके पास आया था। रोनित ने अंश को देखा और अंश को बाहर आने का इशारा किया, जिसे देख अंश रोनित के साथ चला गया। वो दोनों ही अधीन के पीछे चल रहे थे। रोनित ने अंश को देखते हुए कहा, मुझे भी लगता है कि अधीन सच कह रहा है। तुम खुद सोचो ना, भाभी 5 साल हो गए नैनीताल में है और वो अहान के एक मैसेज पर यहाँ पर आने के लिए तैयार हो गई। अगर उसकी जगह सच में हमारे भाभी होती तो क्या वह अहान से नाराज नहीं होती? और तुमने भी महसूस किया है इतने सालों में भाभी का बिहेव कितना ज्यादा बदल गया है, और उनका बार बार बॉस को अहान कहना। मेरे ख्याल से मैं आज तक भाभी के मुंह से कभी अहान का नाम नहीं सुना था, क्योंकि वह हर वक्त या तो उसे डेविल कोबरा कहती थी या फिर सेडू। अंश भी उसकी बात सुनकर सोच में पड़ गया और उसे देखते हुए बोला, तो तुम्हें क्या लगता है हमें जाकर एक बार देखना चाहिए क्या अधीन सच कह रहा है या झूठ, या फिर यह कोई एक साजिश है अहान को फंसाने की? रोनित ने उसे देखते कहा, पहले तो हमें शांति से जिम्मी से बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि वो हमें अच्छे से सब कुछ बता देगा। अंश ने अपना सर हिला दिया और आगे बढ़कर जिम्मी को आवाज लगा दी। इधर उनके जाने के बाद अहान ने अपने गर्दन को मसाला और फिर डेविल मुस्कान लिए कमरे से बाहर चला गया। जब वो बाहर आया तो उसने देखा जैस्मिन, जो इस वक्त निधि बनी हुई थी, उसके सामने खड़ी थी। उसने जैसे अहान को देखा वह भागते हुए उसकी तरफ चली गई और उसने कसकर अहान को गले से लगा लिया और खुशी से बोली, मुझे पता था तुम जरूर लौट कर आओगे। मैंने तुम्हारा कितना इंतजार किया अहान, और फाइनली तुम आ गए। जैस्मिन जैसे पहले बिहेव करती थी वैसे ही कर रही थी, क्योंकि कहते हैं ना सूरत बदलने से आदतें कभी बदलती नहीं। अहान ने उसे अपने आप से दूर किया और उसे देखते हुए बोला, चलो आ जाओ वहां चलते हैं। जैस्मिन खुशी खुशी अहान के साथ चलने लगी, लेकिन अब अहान का मन जैसे बेचैन हो चला था। उसके दिमाग में बार बार अधीन की बातें घूम रही थी, इसलिए उसका ध्यान जैस्मिन पर बिल्कुल भी नहीं था। जैस्मिन उसे देखते हुए कहा, वाह तुमने तो बहुत कुछ कर रखा है, मैं बहुत खुश हूं अहान, तुमने सब कुछ मेरे लिए किया। अहान ने उसे ले जाकर चेयर पर बैठा दिया। उसने बहुत कुछ प्लानिंग कर रखी थी, लेकिन अब उसका मन कुछ भी करने का नहीं था। जैस्मिन चारों तरफ देखते हुए बोली, मुझे बहुत खुशी हुई कि सब कुछ तुमने मेरे लिए किया है अहान, सच में सब कुछ काफी ज्यादा खूबसूरत है। अहान ने गौर से जैस्मिन को देखा, जो इस वक्त चेहरा तो निधि लेकर बैठी थी, लेकिन उसकी बातें निधि की बातों से मैच नहीं हो रही थी। अहान ने उसे देखते हुए पूछा, क्या तुम माँ से मिलने कभी घर नहीं आई? अहान की बात सुनकर जैस्मिन की बोलती बंद हो गई और उसने अहान को देखकर रोने का नाटक करते हुए कहा, तुम्हारे जाने के बाद से मुझे किसी के से भी मिलने का मन नहीं करता था, इसलिए मैं घर से बाहर नहीं निकलती थी। अहान ने अपना सर हिला दिया और उसे देखते हुए बोला, वैसे आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, पहले से भी ज्यादा। जैस्मिन अपने बालों को कान के पीछे करते हुए कहा, थैंक यू अहान, ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया था। अहान ने अपना सर हिला दिया और अपना फोन निकालकर किसी को मैसेज कर दिया। जैस्मिन बस अहान को देखे जा रही थी। उसने अहान को देखते हुए कहा, तुम इतने सालों बाद मुझसे मिलने आए हो और अभी फोन में लगे हो, मुझसे बातें नहीं करनी है तुम्हें? अहान ने उसकी तरफ बिना देखे ही कहा, थोड़ा अर्जेंट है, इसलिए मैसेज कर रहा हूं। जैस्मिन उसे कुछ नहीं कहा और उसे बस देखते रह गई। अहान सब कुछ निधि के पसंद का ऑर्डर किया था। जब खाना आया तो जैस्मिन ने अहान को देखा और बोली, तुमने ये सब कुछ ऑर्डर किया है, इसमें तो तुम्हारी पसंद का कुछ भी नहीं है। अहान ने उसे देखा और कहा, हाँ इसमें मेरे पसंद का कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने सब कुछ तुम्हारे पसंद का ऑर्डर किया था।
जैस्मिन ने अपना सर हिला दिया और खाने को घूरने लगी। अहान तिरछी नजरों से उसकी सारे हरकतें देख रहा था। दूसरी तरफ जैसी ही अंश ने जिम्मी को आवाज दी, जिम्मी अपनी जगह पर रुक गया, लेकिन अधीन नहीं रुक, वह तेज कदमों से आगे जा रहा था, जिसे देख रोनित ने आगे बढ़ाकर उसे गोद में उठा लिया और उसे ले जाकर गाड़ी में बैठा दिया। जिम्मी और अंश भी उनके पीछे चले गए। गाड़ी में बैठने के बाद अधीन ने अंश और रोनित को देखते हुए कहा, देखिए चाचू, आप लोगों को मुझ पर भरोसा नहीं है तो मुझे जाने दीजिए। अंश ने उसे देखते हुए कहा, तुम इतने छोटे हो लेकिन बोलते कितने हो, देखो तो तुम्हारी बातें कितनी बड़ी बड़ी कर रहे हो। अधीन ने तिरछी नजरों से उसे देखा और फिर गाड़ी से बाहर देखने लगा। उसका एटीट्यूड देख अंश ने अपना सर हिला दिया और कहा, सच में तुम बिल्कुल अहान की तरह हो। जब छोटा था उसे भी ऐसे ही एटीट्यूड था। अहान का जिक्र होते ही अधीन ने अपने हाथों की मुट्ठियां बनाई और वो कुछ नहीं बोला। अंश ने जिम्मी को देखा और कहा, तुम हमें सब कुछ ठीक से बताओ। जिम्मी ने गहरी सांस ली और फिर अपना फोन निकालकर उसमें निधि की वीडियो दिखाया, जिसमें निधि दीवार के सहारे बैठी हुई थी। उसके पूरे बाल बिखरे हुए थे, जो जमीन पर लहरा रहे थे। इतने सालों से उसने बाल नहीं कट किए थे, जिस कारण उसके बाल जो कमर से नीचे तक थे, वह अब घुटनों के नीचे तक हो गए थे। लेकिन उसके बालों की चमक जैसे कहीं खो सी गई थी। वो मासूम सी लड़की दीवार के सहारे बैठी हुई थी और अधीन उसके गोद में सर रखकर सो रहा था। जैसे ही अंश और रोनित ने वीडियो देखा, उन दोनों की आंखें भर आए और उन दोनों ने एक दूसरे को देखा। जिम्मी ने अपना फोन लॉक किया और कहा, मुझे तो उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है, लेकिन जितना उसने बताया है मुझे बस उतना ही पता है। कविता और आदिल। जैसे ही जिम्मी ने ये नाम लिया, अंश और रोनित के हाथों की मुट्ठियां बन गई। जिम्मी ने उन्हें देखते हुए कहा, कविता और आदिल, उन दोनों ने बहुत बड़ी प्लानिंग करके निधि को किडनैप करके कैद कर रखा है। इतने सालों से वैसे ही इस कमरे में पड़ी हुई है। इतना कहते कहते जिम्मी चुप हो गया और बोला, आगे बताने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, क्योंकि उसके हालात के बारे में जब भी सोचता हूं मेरे बदन पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सच में बड़ी हिम्मत वाली औरत है वो अधीन, और मेरी पहचान भी वहीं से हुई थी, क्योंकि मैं उनका बॉडीगार्ड था। मैं और मेरे साथ एक और आदमी है जो निधि की निगरानी करते हैं। अधीन चाहता था कि वह उसके पिता से मिले, क्योंकि उसके मां ने उसके पिता के बारे में, मतलब मिस्टर मल्होत्रा के बारे में उसे बहुत कुछ बताया है, और यहाँ आने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था, इसलिए मैंने कर्जा लेकर अधीन को यहाँ लेकर आया हूँ। लेकिन ऐसा लग रहा है सब कुछ बर्बाद हो गया। मैं खुद से निधि को नहीं बचा सकता, उसका एक ही कारण है, अगर आदिल को पता चला तो मुझे जान से मार देगा। मेरी पूरी फैमिली उसके कब्जे में है। मैं कुछ दिन की छुट्टी लेकर आया हूँ, मुझे जल्द से जल्द अमेरिका वापस पहुंचाना होगा, वरना मेरी फैमिली की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि वह लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। एक दफा नागिन भी किसी को डसने से पहले एक बार सोच लेगी, लेकिन कविता और आदिल ऐसे लोग हैं जो सिर्फ लोगों को बर्बाद करना जानते हैं। अंश ने अपने हाथों की मुट्ठी बनाई और कहा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे फैमिली को कुछ नहीं होगा और हम हमारी भाभी को सही सलामत वहां से छुड़ाकर रहेंगे। यह मामला बहुत आगे निकल गया है, हमें अहान से बात करनी ही होगी। जैसे ही अंश ने ये कहा, अधीन जोर से बोला, बिल्कुल भी नहीं, आप मिस्टर मल्होत्रा से कुछ भी नहीं कहेंगे। मैं नहीं चाहता कि मेरी मम्मी उनके वजह से बाहर निकले, मैं खुद उनकी रक्षा कर सकता हूँ। अंश ने अधीन को गोद में बैठा लिया और कहा, तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे डैड के बारे में जो बताया है वह सब कुछ सही है, लेकिन तुम अभी छोटे हो बच्चे, यहाँ पर क्या हुआ है तुम्हें नहीं पता है, इसलिए इतनी आसानी से यकीन करना उसके लिए नामुमकिन है। लेकिन तुम चिंता मत करो, उस जल्द ही यकीन आ जाएगा कि तुम सच कह रहे हो, क्योंकि अहान निधि के रग रग से वाकिफ है। अंश की बात सुनकर अधीन कुछ नहीं बोला और फिर कुछ सोचते हुए बोला, तो फिर आप जिम्मी भाई का नंबर ले लीजिए, हमें यहाँ से निकलना होगा, हम और देर यहाँ पर नहीं रुक सकते, वहां पर मोमी की जान खतरे में भी आ सकती है, क्योंकि वह बुरी औरत मोमी को बहुत मारती है। अधीन की बात सुनकर रोनित ने और अंश ने एक दूसरे को देखा और कहा, ठीक है तुम निकल जाओ, उसके साथ हम तुम्हारे पीछे ही आ रहे हैं। रोनित ने उसे रोकते हुए कहा, पहले एक बार अहान से बात कर लो, फिर सोचेंगे क्या करना है। इतना कहकर रोनित ने अपना फोन निकाला और अहान को फोन कर दिया। दूसरी तरफ अहान बस खाने को देख रहा था, उसका मन खाने को नहीं कर रहा था, क्योंकि अब उसके गले से एक भी निवाला नहीं उतर रहा था। तभी उसका फोन रिंग होने लगा, उसने देखा रोनित उसे फोन कर रहा है, जिसे देख उसने जल्दी से फोन उठाकर कान पर लगा दिया।
तो दूसरी तरफ से रोनित बोला, आई होप निधि भाभी को देखकर तुम्हें सब कुछ पता चल गया होगा। वह कौन है ये तो हमें पता नहीं है, लेकिन भाभी सच में बुरी हालत में है। हमें अभी यहाँ से निकलना होगा। क्या तुम आ रहे हो या हम खुद यहाँ से जाए? आहान अपनी जगह से उठते हुए बोला, वहीं रुको, मैं अभी आया। इतना कहकर आहान ने फोन जेब में रखा और फिर जैस्मिन को देखते हुए बोला, निधि तुम यहाँ से घर चली जाओ। गार्ड तुम्हें छोड़ देगा। मैं खुद तुम्हें लेने नैनीताल आ जाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा घर में स्वागत करना चाहता हूं और सबसे माफी भी मांगना चाहता हूं। जैस्मिन आगे कुछ बोलती इससे पहले ही आहान अपनी जगह से उठ गया और तेज कदम लेकर वहां से चला गया। अधीन अभी भी गुस्से से गाड़ी में बैठा हुआ था। तभी वहां आहान आया और गाड़ी में बैठ गया। अंश ने उसे देखते हुए अपना सर हिला दिया, जिसे देख आहान ने अधीन को गोद में लेना चाहा, लेकिन अधीन उसके गोद में नहीं गया। जिसे देख आहान ने उसे देखते हुए धीरे से कहा, मुझे लगा इसके अंदर सिर्फ मेरा एटीट्यूड है, लेकिन ये स्वीटी पाई की तरह मुंह भी फुला लेता है। आहान ने भले ही ये बात धीरे से कही थी, लेकिन गाड़ी में बैठे सभी लोगों ने सुन ली थी। अधीन ने जब आहान की बात सुनी तो उसने घूरकर आहान को देखा और कहा, मेरे मम्मी को कुछ भी मत कहो। आहान ने उसके बालों को सहलाया, जिसे देख अधीन चिढ़ते हुए बोला, मेरे बाल मत खराब करो मिस्टर मल्होत्रा। आहान ने जिम्मी को देखते हुए कहा, कैसी है वो, ठीक तो है ना? जिम्मी ने अपनी गर्दन ना में हिला दी, जिसे देख आहान ने अपने हाथों की मुट्ठियां बनाए और कहा, कौन लोग हैं? उसकी बात सुनकर रोनित बोला, आदिल और कविता। जैसे ही आहान ने नाम सुना उसने गुस्से से गाड़ी की सीट पर जोर से मुक्का मारते हुए बोला, इस बार नहीं, ये अगर इसे देहरादून के जमीन पर नहीं खींचते हुए लेकर आया तो मेरा नाम भी आहान मल्होत्रा नहीं। उसकी बात सुनकर अधीन आगे बोला, द ग्रेट बसीनस टेकुन आहान मल्होत्रा। अधीन की बात सुनकर आहान के चेहरे पर खतरनाक डेविल स्माइल आ गई और वो अधीन को देखते हुए एटीट्यूड से बोला, बहुत कुछ करेगा ये। आहान ने रोनित से कुछ कहा और वो इस वक्त वह सब लोग आहान के प्राइवेट जेट से अमेरिका के लिए निकल रहे थे। अधीन भी आहान के साथ ही था। वो उसे लेकर नहीं जाना चाहता था, लेकिन अधीन के जिद के कारण उसे ले जाना पड़ रहा था। इस वक्त आहान जेट में बैठा निधि के बारे में सोच रहा था। अधीन उसे गौर से देख रहा था, जिसे देख आहान ने उसे देखते हुए कहा, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? अधीन ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और अपना चेहरा घुमाकर बैठ गया। उसकी हरकत देख आहान ने अपना सर हिला दिया और अपनी आंखें बंद करके सीट से अपना सर टिका दिया। तभी उसके कान में अधीन की गुस्से से भरी आवाज आई, उन लोगों को ऐसे बुरी मौत देना डैडी की, उनकी सो पुश्ते भी कोई क्राइम करने से पहले 100 बार सोच ले। अधीन की बात सुनकर आहान ने अपने आंखें खोली और उसे बेहद खतरनाक तरीके से देखने लगा। जिसे देख अधीन ने उसे डेविल स्माइल दी और कहा, क्राइम करना जुर्म है, मैंने सच कहा ना डैडी? आहान ने अपना सर हिला दिया और उसे देखते हुए बोला, तुम्हें इतनी बड़ी बड़ी बातें सिखाई किसने है? आहान की बात सुनकर अधीन बोला, सारे किस्से मेरे डैडी के हैं। मुझे मम्मी ने बहुत कुछ बताया है, लेकिन अभी मैं आपसे गुस्सा हूं और उन लोगों को बुरी मौत देना चाहता हूं जिन लोगों ने मेरे मम्मी को दुख दिया है। जितने आंसू मेरी मम्मी ने बहाए हैं, उससे कई गुना ज्यादा आंसू उनके बहने चाहिए। अधीन की बात सुनकर आहान ने उसे तिरछी नजरों से देखा और कहा, पहले पढ़ाई पर ध्यान दो। अभी पढ़ाई करने की उम्र है, इन सब चीजों में तुम्हें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब देखने के लिए तेरा बाप अभी जिंदा है। अधीन खिड़की से बाहर देखते हुए खतरनाक मुस्कान लिए बोला, लेकिन मैं मेरे बाप का भी आप हूं। आहान ने उसे हैरानी से देखा और बोला, तेरी जुबान बहुत लंबी है। अंश और रोनित उन दोनों को हैरानी से देख रहे थे और दोनों बातें भी इस वक्त ऐसे कर रहे थे जैसे एक दूसरे के जानी दुश्मन है। मल्होत्रा मैंशन। सब लोग आहान, रोनित और अंश का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आर्या अपना मुंह फुलाकर बैठी हुई थी, क्योंकि उसने यहां आने के बाद से आहान को देखा ही नहीं था। सब लोग उसे मनाने में लगे हुए थे, लेकिन आर्या किसी की भी एक भी बात नहीं सुन रही थी। परी ने उसे देखते हुए कहा, प्रिंसेस, तुम्हारे छोटे पापा तुम्हारी छोटी मम्मी को लेने गए हैं, तो उन्हें आने में देर लगेगी। अब तुम खाना खा लो और सो जाओ। जैसे ही तुम आंखें खोलोगी छोटे पापा तुम्हारे सामने होंगे। आर्या ने परी को देखते हुए कहा, और अगर आपने कहा वो झूठा निकला तो? परी ने अपना सर हिला दिया और कहा, जो सजा तुम मंजूर करोगी वह मुझे मंजूर होगी। आर्या ने अपना सर हिला दिया और चुपचाप खाना खाने लगी, जिसे देख बाकी सब लोग भी खाना खाने लगे। नैना जी ने दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन बहुत देर हो गई है, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था।
आदित्य उनकी बात सुनकर बोला, अब इतने सालों बाद मिले हैं माँ, थोड़ा टाइम तो उन्हें एक दूसरों के साथ गुजारने दीजिए। अभी नहीं आए तो शायद कल सुबह आ जाएगा। नैना जी ने अपना सर हिला दिया। तभी आदित्य के फोन पर एक मैसेज आया जिसे देख आदित्य एकदम से शॉक हो गया। उसने सब लोगों को देखा और फिर अपनी जगह से उठकर चला गया। उसे ऐसे देख सब लोग हैरान रह गए। कुछ घंटे बाद फाइनली जेट अमेरिका के एयरपोर्ट पर आकर लैंड हो गया। पूरा दिन निकल चुका था। अधीन अहान के गोद में सर रखकर सो रहा था। भले वह बातें बड़ी बड़ी कर रहा होगा, लेकिन था तो एक बच्चा ही। अहान ने उसे गोद में उठा लिया और जेट से बाहर आ गया। अहान ने अपने सभी बॉडीगार्ड को सिविल ड्रेस में रहने के लिए कहा था, ताकि किसी का भी ध्यान उसके ऊपर चला ना जाए। जिस जगह पर निधि को रखा गया था वह जगह बहुत दूर थी। आदिल और कविता जिस घर में रह रहे थे वहां पर निधि को नहीं रखा गया था। अहान ने सबको देखते हुए कहा, सब चारों तरफ फैल जाओ और याद रखना किसी की नजर में आए बिना तुम्हें उस जगह की निगरानी करनी है। सब लोगों ने अपना सर हिला दिया और वहां से चले गए। अहान ने जिम्मी को देखा और कहा, तुम्हारी फैमिली के बारे में मुझे बताओ, मेरे गार्ड्स उन्हें लेकर आ जाएंगे। फिर अंश को देखते हुए बोला, हमें अधीन को भी यहां से लेकर जाना होगा। उसका इतना कहना था कि अधीन नींद से जागते हुए बोला, नहीं मैं आपके साथ चलूंगा। अहान ने उसे देखते हुए कहा, देखो बच्चे वहां पर बहुत रिस्क हो सकता है, ऐसे में मैं तुम्हें वहां लेकर नहीं जा सकता। अधीन ने अहान को देखा और कहा, आप उसकी चिंता मत कीजिए डैड, मुझे वहां का चप्पा पता है और इस वक्त वहां पर कोई नहीं होगा। बस बाहर गार्ड्स होंगे और मोमी को जहां रखा है वहां तक आप नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए आपको रास्ता दिखाने के लिए मुझे साथ चलना ही होगा। अहान ने अपना सर हिला दिया और अपने छोटे से बेटे को देखा जो बहादुरी से उसके साथ चलने की बातें कर रहा था। वो दोनों ही वहां से गाड़ी में बैठकर उस जगह पर जाने लगे जिस जगह पर निधि को रखा गया था। अहान पूरी तैयारी के साथ आया हुआ था। कुछ देर बाद उनकी गाड़ियां उसी जगह पर रुक गई जिस जगह पर निधि को रखा हुआ था। अहान और रोनित, अंश तेजी से गाड़ी से बाहर निकल गए और सब लोग चारों तरफ फैल गए। अहान ने अधीन का हाथ पकड़ा हुआ था और अधीन सबको रास्ता दिखा रहा था। अहान के बॉडीगार्ड्स ने पहले से ही वहां पहरा दे रहे लोगों को बेहोश कर दिया था, जिस कारण वह लोग आसानी से अंदर जा रहे थे। यह एक बहुत बड़ी कालकोठरी थी जो जमीन के अंदर थी और आधी बाहर थी। देखने में बंजर सा टूटा फूटा घर लग रहा था, जैसे वहां पर कोई रह नहीं रहा हो। सुनसान जगह होने के कारण उसके आसपास कोई भी नहीं था। वह सब लोग सीढ़ियों के सहारे से नीचे उतर रहे थे और अधीन आगे चल रहा था। जिम्मी उनके साथ नहीं था क्योंकि वह अपने फैमिली को बचाने के लिए चला गया था। अधीन ने अहान को देखा और वो लोग फिर कुछ आगे चले गए जहां पर हल्की पीली रोशनी थी और किसी को पीटने की आवाज आ रही थी, जिसे सुनकर अधीन के हाथों की मुट्ठियां बन गई और उसने अहान की तरफ देखा, जिसे अहान समझ गया कि वहां पर क्या चल रहा है। वह गुस्से से आगे बढ़ने लगा। उसे ऐसे देख अंश ने उसे तुरंत पकड़ लिया और अपनी गर्दन ना में हिला दी। तभी उन्हें हिल्स की टिकटिक सुनाई दी, जिसे सुनकर सब लोग एक जगह छुप गए। कविता मुस्कुराते हुए आगे चल रही थी। उसके चेहरे पर बहुत बेहुदा हंसी थी और वह गुनगुनाते हुए जा रही थी। अहान और अधीन अपनी खूनी हुई लाल आंखों से उसे घूर रहे थे। ऐसा लग रहा था बस एक चांस और वो कविता को यही मार दे। तभी कविता के सर पर किसी ने जोरदार वार कर दिया, जिससे कविता वहीं पर गिर पड़ी। उसके माथे से हल्का हल्का खून निकल रहा था और वह अधखुली आंखों से जिसने सर पर मारा था उसे देख रही थी। ये और कोई नहीं अहान ही था जिसने कविता के सर पर वार किया था। कविता ने जैसे उसे देखा उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए, लेकिन वह कुछ बोलती इससे पहले वह बेहोश हो गई। अधीन ने बहुत गुस्से से उसे देखा और फिर अहान को देखते हुए बोला, मैं अपनी मम्मी के पास जा रहा हूँ डैडी, आप इसे देख लो। इतना कहकर अधीन भागने लगा। अहान ने रोनित और अंश को इशारा किया और वह भी अधीन के साथ चला गया। अधीन भाग रहा था जब वो दोनों उस कमरे की तरफ आ गए जहां निधि को रखा था। अधीन रोने लगा क्योंकि निधि की हालत बहुत खराब थी, इतनी कि अहान की पकड़ सलाखों पर कस गई थी। उसने तेजी से उस सलाखों के दरवाजे को खोल दिया और तेजी से निधि की तरफ बढ़ गया। अहान भागते हुए निधि के पास चला गया और उसे बाहों में भर लिया। निधि जो अधमरी सी हो गई थी, उसके शरीर से खून निकल रहा था। जैसे ही अहान के बाहों में गई उसने अपनी आंखें खोल दी और दर्द भरी मुस्कान के साथ अहान को देखते हुए टूटे फूटे शब्दों में बोली, सेडू सेडू, तुम्हारी अमानत हमारे प्यार की निशानी, इसे संभाल कर रखना। ये